राधे राधे ऑल स्टूडेंट। आज का बेटा आपका क्लास 12 के फिजिक्स फर्स्ट का जो आज दूसरा टॉपिक है वो क्या है, आपके कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। ठीक, इससे पहले जो चर्चा हुई थी वो हुई थी आपके कूलाम के नियम पर। अब कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप यानी कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण था जो आपको सदिश स्वरूप यानी कि जो कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप की आवश्यकता पड़ गई। ठीक है, क्योंकि आपने कूलाम का नियम तो बेटा पढ़ा ही होगा सब लोगों ने, F = 1/4 F सोलेन नॉट Q1 Q2 अपान क्या होता है आपका R²। ये कूलाम का नियम है, ये आप पढ़ भी चुके हैं। लेकिन समस्या क्या है कि जो आपका बेटा कूलाम का नियम है ये केवल मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण की व्याख्या करता है, ना कि डायरेक्शन की। ये केवल काहे की व्याख्या करता है, परिमाण की। और ये दिशा की कोई भी व्याख्या नहीं करता है कि आवेश आपके किस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि जो बल है आपका वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, ये केवल काहे की व्याख्या करता है, परिमाण की व्याख्या करता है, लेकिन दिशा के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। और दिशा के बारे में जानने के लिए ही हम कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि यहाँ पर आपका बेटा जो बल है वो कौन सी राशि है, आपका सदिश राशि है। बल कौन सी है, सदिश राशि। क्योंकि सदिश राशियां कौन सी होती हैं और अदिश राशियां, अब जब बात वेक्टर स्वरूप पे हुई तो थोड़ी सदिश और अदिश के बारे में भी आपको नॉलेज दे दी जाए कि सदिश राशियां आपकी कौन सी होती हैं और अदिश राशियां कौन सी होती हैं। ठीक, एक बेटा आपका होता है पहले, एक आपका आता है क्या अदिश और दूसरा आपका सदिश। ठीक, अब अदिश राशियां कौन सी होती हैं, अदिश राशियां वह भौतिक राशियां होती हैं आपकी जिनमें परिमाण होता है पर दिशा नहीं होती है। इनमें केवल क्या होता है बेटा आपका परिमाण होता है पर इनमें दिशा नहीं होती है। ठीक है, अदिश राशियों में परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। सदिश राशियों में परिमाण प्लस दिशा ये दोनों ही होती हैं, परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। और अदिश राशियों में केवल क्या होता है, परिमाण होता है, लेकिन यहाँ पे दिशा की कोई भी व्याख्या नहीं की गई है, ना इसमें दिशा होती ही नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए क्या क्या होता है इसमें। जैसे आपका चाल है, समय है। ठीक बेटा, चाल है, समय है आपका, दूरी है आपका, द्रव्यमान है। ठीक, और आपका क्या है, ताप। ये सब क्या है बेटा आपकी सदिश राशियां हैं। यानी कि चाल है, समय है, दूरी है, द्रव्यमान है, ताप है, ये सब आपकी बेटा क्या है, सदिश राशियां हैं। यानी इनमें परिमाण है लेकिन ये दिशा की व्याख्या नहीं करती हैं। ठीक है, उसके बाद आपके और भी हैं, आपका आयतन है, आयतन भी आपका अदिश राशियों में ही आता है। दाब भी आपका बेटा काय में आता है, अदिश राशियों में आता है। यानी ये बे भौतिक राशियां होती है जिनमें दिशा नहीं होती है, केवल क्या होता है बेटा आपका परिमाण होता है। पर सदिश राशियों में क्या होता है, सदिश राशियों में आपका परिमाण भी होता है और दिशा दोनों होते हैं। जैसे बेग, बेग आपका क्या है बेटा सदिश राशि है। त्वरण भी आपकी सदिश राशि है। बल, बल आपकी बेटा कैसी है, सदिश राशि है। यानी कि ये वे भौतिक राशियां होती हैं जिनमें क्या होता है परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम सदिश राशियां कहते हैं। और अदिश राशियां में वह भौतिक राशियां आती हैं जिनमें केवल क्या होता है परिमाण होता है पर दिशा नहीं होती है। ठीक है, वेग है, त्वरण है, बल है, उसके बाद आपका और लिख लो एक दो, विस्थापन है। विस्थापन बेटा काय में आती है आपकी सदिश राशियों में आती है, विस्थापन काय में आती है आपकी सदिश राशियों में। उसके बाद आपका संवेग है और आपका बेटा क्या है आवेग है। ये आपने विमाओं में भी देखे होंगे, जब विमाएं निकाली होंगी तो वहां पर आपकी काहे की आवश्यकता पड़ती है, सबसे ज्यादा दूरी की पड़ती है, द्रव्यमान की पड़ती है आपको और समय की पड़ती है। इनकी सबसे ज्यादा आपको विमाओं में आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब ये आपकी अदिश और सदिश राशियों पे थोड़ी आपकी 2 मिनट के लिए चर्चा हो गई। अब टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं, कौन सा, कूलाम के नियम का
सदिश स्वरूप। अब यहाँ पर आपका बल आया, और बल आपका बेटा क्या है, सदिश स्वरूप है, लेकिन कूलाम के नियम में केवल अदिश यानी कि केवल परिमाण की व्याख्या की गई है केवल, लेकिन दिशा की नहीं की गई। ठीक, अब देखिए आप, ये बेटा दो आपके बिंदु हैं, ये दो क्या हैं, बिंदु हैं। ठीक है, ये आपके दो बिंदु हैं, दो बिंदु आपके ये हैं। ठीक, दोनों पर, एक पर आपका आवेश है बेटा Q1 और एक पर आपका आवेश क्या है, Q2 है। दो बिंदु हैं आपके, एक पर आपका आवेश Q1 है, दूसरा बेटा क्या है आपका Q2 है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो क्या है आपकी R है। दूरी बेटा क्या है R, यानी Q1 Q2 दो आवेश हैं जो कितने दूरी पर रखे एक दूसरे से, R दूरी पर रखे हैं। ठीक, अब इनमें कंडीशन क्या होती है कि ये दोनों बल जो है ये बेटा आपके सजातीय भी हो सकते हैं और विजातीय भी, यानी इनमें रिपेल और अट्रैक्ट दोनों की ही क्रिया होती है। ठीक है, यदि दोनों ही आपके कूलाम, यदि दोनों ही आवेश आपके बेटा कैसे हैं, सजातीय है, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं। और जब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तो इनमें क्या होगा आपका, यदि दोनों आपके पॉजिटिव हैं या दोनों कैसे हैं, निगेटिव हैं, जब दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव होंगे तो बेटा यहाँ पे काहे की क्रिया होगी आपकी, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण। पर एक पॉजिटिव एक क्या हो आपका नेगेटिव हो, दोनों बल कैसे हैं आपके, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है बेटा आपका आकर्षण बल होता है। कौन सा बल कार्य करता है यहाँ पर, आकर्षण बल कार्य करता है, और यहाँ पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक, अब यहाँ पर या तो दोनों पॉजिटिव आवेश ले लीजिए आप या दोनों नेगेटिव। यदि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेंगे तो कंडीशन क्या होगी, देखिए इधर थोड़ा, सपोज डेट ये दोनों आवेश बेटा कैसे आपके हैं, सजातीय हैं। कैसे हैं, सजातीय। जब सजातीय आवेश होते हैं दोनों तो एक दूसरे को आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, धक्का लगाते हैं। जैसे आपने मैग्नेट देखी होगी, मैग्नेट में भी आपने देखा होगा कि जब आपके N और S, जब N और S दो ध्रुव मिलते हैं तब तो मैग्नेट एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। यदि दोनों N N और S S मिल जाएं तो कैसे कर धक्का देती है एक दूसरे को, क्या करती है, धक्का देती है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी वही है आपकी। ठीक है, अब ये क्या करें, ये आप दोनों ही पैसे कैसे हैं, सजातीय आवेश हैं बेटा, ये कैसे हैं आपके सेम आवेश हैं। तो Q1 Q2 पर अपना बल लगाएगा इस डायरेक्शन में, और Q2 Q1 पे बेटा अपना बल किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन पे। दोनों ही अपना एक दूसरे पर यहाँ पर फोर्स यानी कि दोनों अपना बल लगाएंगे। ठीक, अब यदि दोनों ही प्रतिकर्षण कर रहे हैं तब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, यदि Q1 Q2 ग्रेटर देन किसके है, जीरो के है। Q1 Q2 किसके ग्रेटर देन है, जीरो, यानी कि Q1 और Q2 का मान क्या है बेटा, जीरो से बड़ा है। जब Q1 Q2 का मान जीरो से बड़ा है तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, प्रतिकर्षण की क्रिया होगी। काहे की क्रिया होगी बेटा, प्रतिकर्षण की, यानी कि Q1 Q2 पर बल लगाएगा और Q2 अपना Q1 पर बल लगाएगा। ठीक है, यही अगर Q1 Q2 लेस देन क्या हो, जीरो हो, Q1 Q2 क्या हो आपका लेस देन जीरो हो, तब यहां पर क्या होगा आपका आकर्षण होगा। तब बेटा क्या होगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। यदि दोनों Q1 Q2 का मान जीरो से छोटा होगा तो बेटा काहे का कार्य करेगा, आकर्षण बल का कार्य करेगा। जैसे ये आपका एक बिंदु है, ये आपका एक बिंदु है, ये Q1 आवेश है और ये बेटा क्या है आपका Q2 आवेश। ठीक, अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यानी दोनों विपरीत आवेश हैं। जब दोनों विपरीत होंगे तो कंडीशन क्या होगी, बीच की दूरी तो बेटा ये R होगी। अब ये Q1 Q2 की तरफ फोर्स लगाएगा इधर, और Q2 Q1 की तरफ फोर्स इधर लगाएगा, ये अपना फोर्स इधर लगाएगा, ये अपना फोर्स इधर, यानी कि दोनों आपस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक, और आकर्षित प्रतिकर्षित तो आपसे अच्छा कौन जानता होगा स्टूडेंट लाइफ में। ठीक है,
इस बेटा पॉइंट को बहुत याद रखना आप इसको भी। Q1 Q2 लेस ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। Q1 Q2 लेस देन 0 तो क्या होगा बेटा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण। अब देखिए, यानी कि Q1 और Q2 है, अब बीच की दूरी क्या है बेटा, R है। आपकी बीच की दूरी क्या है, R। अब एक बल इधर को कार्य कर रहा है और दूसरा बल बेटा इधर कार्य कर रहा है, ठीक। यानी Q2 Q1 पर अपना फोर्स डाल रहा है और Q1 किस पर डाल रहा है, Q2 पर डाल रहा है, ठीक। यानी दोनों ही एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे पर फोर्स कर रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं। अब जब Q1 Q2 पर अपना फोर्स लगाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर F21। ये बेटा क्या हो जाएगा, वेक्टर F21, यानी Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल। अब बेटा यही सेम कंडीशन Q2 को होगी। Q2 क्या करेगा, Q2 भी अपना बल लगाएगा। Q2 भी क्या करेगा, अपना बल लगाएगा। जब Q2 अपना बल लगाएगा तो Q2 जब Q1 पर बल लगाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, F21। F21 यानी कि Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल। कंफ्यूजन मत करना बेटा, F21 का मतलब है Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, और F12 का मतलब है Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, ठीक है। यहां तक तो आ गया। यहां तक आपका अभी तक परिमाण की ही व्याख्या हो रही है, काय को बेट रहा प्रमाण की। अभी भी यहाँ पर दिशा की कोई भी व्याख्या नहीं है, क्योंकि दिशा के लिए आपने कार्य का, यानी कि या तो आर है, आर क्या है, आपकी डिस्टेंस है, यही आर यहाँ पर स्थित सदिश का कार्य करेगा। काहे का कार्य करेगा, स्थित सदिश का। और वेक्टर आर स्थित सदिश के लिए एक वेक्टर, एक यहाँ पर आपका एकांक सदिश लिया जाता है, यानी यूनिट वेक्टर। ये काहे का कार्य करता है, ये दिशा का कार्य करता है बेटा। यानी ये जो आपका आर कैप है या जो आपका इकाई सदिश है, एकांक सदिश है, ये काहे का कार्य करता है, दिशा का। ये आपको ये बता रहा है कि बल इस दिशा में लग रहा है, Q1 द्वारा Q2 द्वारा बल इस दिशा में लग रहा है, ठीक है। यहां तक अगर आपको कोई भी बेटा डाउट होता अपना कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को लिख देना। अब देखिए, सबसे पहले माना दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। आवेश Q2 के कारण Q1 का स्थित सदिश क्या है, वेक्टर r है, ठीक है। माना माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से कितनी दूरी पर बेटा, r दूरी पर, r दूरी पर स्थित हैं। ठीक, यानी कि दो आवेश हैं बेटा, क्या, Q1 और Q2, और ये Q1 और Q2 एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर। यानी कि जो दूरी आपकी r, जो दूरी आपकी r है वही आपकी स्थित सदिश का कार्य करती है, यानी कि वेक्टर r का, ठीक है। अब देखिए, यानी Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला एकांक सदिश बेटा क्या है, Q1 के Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला स्थिर सदिश क्या है, आपका वेक्टर r है।
इसको बेटा लिखो ना, कोई कंपलसरी नहीं, ठीक है। Q2 के सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थित सदिश क्या है? वेक्टर आर है। क्या है बेटा? वेक्टर आर है, ठीक है। स्थित सदिश क्या है बेटा? वेक्टर आर है, ठीक। यानी कि Q1 और Q2 दो क्या हैं? आपके आवेश हैं। Q1 Q2 दो क्या हैं? आपके आवेश हैं, जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? आर दूरी पर रखे हुए, ठीक। और जो एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित हैं, क्या है बेटा? आर दूरी पर स्थित हैं। Q2 के सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष Q1 पर आपका एक स्थित सदिश क्या है बेटा? वेक्टर आर है, ठीक है। तब कूलाम के नियम से, तब कूलाम के नियम से। अब कूलाम का नियम बेटा क्या है? तब कूलाम के नियम से Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, कूलाम बल, यानी Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला कूलाम बल। तब कूलाम बल, कूलाम के नियम से Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला कूलाम बल या लगने वाला बल, चलो यही था। Q1 के कारण, अब देखो बेटा, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल कौन सा है आपका? वेक्टर F, वेक्टर F 21 इजकल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए, अभी तक ये बेटा क्या है आपका? कूलाम का नियम है, और ये कूलाम का नियम है, अभी ये सिर्फ काहे की व्याख्या कर रहा है? परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की। अभी तक ये काहे की व्याख्या कर रहा है? मैग्नीट्यूड की। अभी भी ये दिशा की व्याख्या नहीं कर रहा है, और दिशा की व्याख्या करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर, यानी कि आर कैप, ठीक। ये आपका Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, ठीक है। Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल। Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल, ठीक। F12 हो जाएगा, ठीक है। Q1 पर किसके कारण लग रहा है बल? Q2 के कारण, ठीक है। कौन सा बल लग रहा है आपका? F12। ये आपने क्या डाल लिया? इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो बेटा, Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल, ठीक है। अब कहा है पे, अब Q2 पर Q1 अपना बल लगा रहा है, और Q2 ने किस पर बल लगाया? तभी Q1, यानी जब आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो बेटा आपके साथ भी कोई अच्छा करेगा, और जब आपके साथ, आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी वही होगा। अब समय थोड़ा बदल चुका है, अब वो टाइम निकल गया है कि आप किसी के कोई आपके एक थप्पड़ मारे दूसरा गाल कर दो अपना। तो बेटा क्या लग रहा है बल आपका? F21 लग रहा है। वेक्टर F21 इजकल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर इंटू
आर कैप, ठीक है, इंटू आर कैप। समीकरण 2 हो गया आपका, ठीक। समीकरण क्या हो गया आपका? 2 हो गया। अब देखिए, चूंकि आर कैप बराबर इक्वल टू होता है आपका वेक्टर आर अपान आर। क्या होता है आपका? आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर आर अपान आर होता है, ठीक है। यानी कि यहीं पर जब आप इनके मान रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? अभी आप इसको समीकरण ना मान के इसको क्या लिख देंगे आप? के Q1 Q2 अपान आर क्यू इंटू वैक्टर आर। और सेम यही कंडीशन बेटा कहाँ हो जाएगी? यहाँ पे भी हो जाएगी आपकी के Q1 Q2 अपान आर क्यू इंटू वैक्टर आर, ठीक। और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक। ये बेटा क्या हो जाएगा आपका? समीकरण 2। अब आप चाहें तो यहां तक अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। ठीक है, अब इसको बिगाड़ दें एक साइड से। देखिए, या बेटा अपना याद रखना, आर कैप इक्वल टू क्या होता है? वेक्टर आर अपान आर। यानी कि जब हम यहाँ पर इसका मान रख देते हैं आर कैप का, तो वेक्टर अपान आर, और आर तो आर स्क्वायर क्या हो जाता है आपका? आर क्यू हो जाता है, ठीक। अब क्या करेगा? समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? समीकरण 1 बा 2 से, समीकरण 1 बा 2 से। अब देखिए, ये इक्वेशन और ये दोनों कैसे हैं? सेम हैं। और ये दोनों ही जब सेम हैं तो ये कैसे हो जाएंगे बेटा? दोनों आप आपस में कट जाएंगे। अब कैसे? ये देखिए, देखो, यानी कि दोनों को एक दूसरे कैसे कर देंगे आप? बराबर कर देंगे। तो ये क्या होगा? देखो बेटा, फिर आप यानी कि जब ये दोनों आपकी जब क्रॉस यानी कट जाएंगे तो बचेगा क्या आपका? वेक्टर एफ 1 2 इज इक्वल टू वेक्टर एफ 2 1। बचेगा क्या आपका? वेक्टर एफ 1 2 इज इक्वल टू वेक्टर एफ 2 1। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि ये Q2 के कारण Q1 पर बल लग रहा है, ये Q1 के कारण Q2 पर लग रहा है। दोनों ही एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? विरोध, यानी कि दोनों एक दूसरे कैसे हैं? विपरीत बल हैं। कैसे हैं? विपरीत हैं। तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव का चार्ज आ जाएगा, यानी कि दोनों ही बल एक दूसरे कैसे हैं? नेगेटिव हैं। और जब दोनों नेगेटिव हैं तो बेटा चिन्ह कैसा आ जाएगा आपका? माइनस का। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये और है कि ये न्यूटन के थर्ड नियम का पालन करते हैं, कूलॉम का। इसको बेटा आप लिख लेना, कूलॉम का सदिश रूप, सदिश रूप न्यूटन के तीसरे, यानी कूलॉम का सदिश रूप न्यूटन के तीसरे नियम का और न्यूटन का तीसरा नियम आपने पढ़ा हुआ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ा है। यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या था कि जो आप क्रिया करेंगे उसकी डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगी? प्रतिक्रिया। सपोज दैट यदि आप इस बोर्ड पर अगर कोई भी फोर्स लगा रहे हैं, जब आप बोर्ड पर अपना फोर्स लगा रहे हैं तो ये बोर्ड या दीवार भी क्या करेगी? आपके डायरेक्शन में अपना कुछ फोर्स लगाती है।
साधारण भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि सपोज दैट यदि आप अभी किसी के गाल पर एक थप्पड़ मारते हैं तो वो क्या करेगा, तुरंत आपके गाल पर 2 थप्पड़ मार देगा। यानी कि मतलब क्या है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको बेटा प्राप्त होगा। ठीक, अब 2 आवेशों पर लगाया बल एक दूसरे कैसा होता है, बराबर व विपरीत होते हैं। ये बल कैसे होते हैं, बराबर तो होते हैं परंतु कैसे होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब एक बार इसको बेटा और आप समझ लीजिए कि 2 बिंदु आवेश आपके क्या है, Q1 व Q2 हैं। Q1 के द्वारा Q2 पर बल लगाया जा रहा है, Q2 के द्वारा Q1 पर बल लगाया जा रहा है। ठीक, Q1 के कारण Q2 पर जो बल लगाता है वेक्टर F21 है और Q2 के कारण Q1 पर जो बल लगाया जा रहा है वो क्या, वेक्टर F12 है। बीच की दूरी क्या है, r है। अब यहाँ पर वेक्टर r स्थित सदिश का कार्य करता है, स्थिति बताता है कि दोनों आवेश एक दूसरे से किस डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। r कैप क्या करता है, ये दिशा को बताता है कि बल किस दिशा की ओर लग रहा है। ठीक, माना 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, जहां पर Q2 के कारण एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। Q2 के सापेक्ष Q1 का Q2 के सापेक्ष Q1 ऐसे सदिश क्या है, वेक्टर r है। तब कूलाम बल से Q1 पर Q2 के कारण लगाया गया बल, यानी Q1 पर Q2 जो फोर्स लगा रहा है वो क्या लगा रहा है, F12। तो F वेक्टर F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप। लेकिन R कैप इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर R अपॉन R होता है। तो जब उसका मान रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, R Q हो जाएगा। फिर Q2 पर Q1 के कारण लगाया बल कौन सा बेटा, आपका ये है। यहाँ पे भी R कैप का मान रख देंगे आप, यहाँ पे भी बेटा क्या रख देंगे आप, R कैप का मान रख देंगे। ठीक है, जब R कैप का मान रख दिया जाएगा तो ये भी, अब समीकरण 1 और 2 का क्या करते हैं हम, समीकरण 1 व 2 से इनकी तुलना कर लेते हैं। तो आपका जो ये सेम कंडीशन है, तो सेम होने के कारण क्या होते हैं, क्रॉस हो जाते, कट जाते हैं, बचता आपका F12 और F21। दोनों बल बराबर हैं लेकिन दिशा में कैसे हैं, परिमाण में बराबर हैं लेकिन दिशा में कैसे हैं, विपरीत हैं। ये आपको यहाँ से आपका बेटा क्या, कूलाम के सदिश स्वरूप की व्याख्या हो गई फुल। और बेटा थोड़ा समय आप लोग निकाल लीजिए, क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर कौन पढ़ेगा। आप यदि सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अब बेटा बोर्ड एग्जाम आपके बहुत पास आ चुके हैं, यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर कौन पढ़ेगा। क्योंकि कई बच्चों की समस्या रहती है, सर समय नहीं है। बेटा समय सबके लिए वही है, दुनिया के जितने भी बड़े से बड़े लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, सबके पास बेटा समय वही 24 घंटे था। किसी के लिए कोई 48 घंटे नहीं थे। बस क्या है कि उनके पास अपना समय निर्धारित था, वो अपने समय की एक टाइमिंग उनकी निश्चित थी। और आप लोगों की कोई समय की टाइमिंग निश्चित नहीं, आप 10-10 घंटे तो सो रहे हैं। तो जब 10-10 घंटे आप सोएंगे बेटा तो फिर आप पढ़ेंगे कब। लोग कहते हैं समय नहीं, बेटा समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको समय दे सके। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको समय दे सके। और आप यदि समय का बर्बाद करेंगे तो समय एक दिन आपको बर्बाद कर देगा। आप ये सोच रहे हो कि हम समय को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि समय आपको बर्बाद कर रहा है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप लोग अपनी स्टडी प्रारंभ कर दीजिए। बोर्ड एग्जाम बेटा आपके करीब हैं, क्योंकि फिर बोर्ड एग्जाम होने के बाद आप इस बात के लिए रोते रहेंगे कि हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, लेकिन समस्या है कि आपने पढ़ाई नहीं की। फिर आप कॉलेज पे अपनी गलतियों को ठहराएंगे या टीचर पे ठहराएंगे। इसलिए आप लोगों से बेटा हमारा यही निवेदन है कि आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि समय कि जब तक हम समय का प्रबंधन नहीं कर सकते तब तक हम और कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप समय का सही प्रबंधन नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी संभाल नहीं सकते हैं, आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपसे ये निवेदन है बेटा कि आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए, मोबाइलों में कम से कम प्रयोग कीजिए। मोबाइल आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसका सदुपयोग कीजिए, उससे पढ़ाई कीजिए, ना कि आप उसका दुरुपयोग कीजिए। ठीक है बेटा।